चलिए देखेंगे आज का जो आपका जो सेट है, यानी कि क्वेश्चन जो था आप लोग का टॉपिक्स वो था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, राइट। इसमें जो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, आपने अगर पढ़ा होगा तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सारे लोग इसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अब पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो है वो 1757 के अंतर्गत हुआ था, जिस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। उसके बाद देखेंगे द्वैध शासन लागू हुआ, जो कि 1765 के अंतर्गत हुआ, और द्वैध शासन के अंतर्गत जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो कौन था? रोजर ड्रेक था। सारे लोग बोलते चलेंगे, ठीक है, किन्हीं को शांत नहीं रहना, आराम से बोलते रहेंगे, आराम आराम से। अगला देखेंगे ऑप्शन कहता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में, बक्सर के युद्ध के समय जो था गवर्नर कौन था उस समय? बेंसिन टॉड था। उसके बाद 1770 में बंगाल अकाल पड़ा, बंगाल अकाल के समय गवर्नर कौन था? कॉर्टियर था। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से आंसर करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न जो देखेंगे तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या कहता है कि बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कीजिए। हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध का, तो बक्सर के युद्ध के अंतर्गत आपको शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल वंश से था, शुजा-उद-दौला जो कि अवध से था, और मीर कासिम जो कि बंगाल से था, इन तीनों के बीच के साथ अंग्रेजों के साथ इसलिए युद्ध लड़ा गया था। आवाज नहीं जा रहा? चलिए अभी जा रहा होगा। हाँ, अगला देखेंगे, चौथा भी क्लियर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, सही है ना? चौथा प्रश्न कहता है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? आंसर करेंगे। तो बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772, जो जितना बोलेंगे उनको बेहतर उतना ही याद रहेगा, ठीक है। तो बोलने का प्रयास हमेशा कीजिए। 1-2 दिन हम आपको फोर्स करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद आदत बना लेना है, और अगर आदत नहीं बनाएंगे तो आपकी गलती है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। 1-2 दिन ही हम ज़्यादा आप लोग को फोर्स करेंगे। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि डेली आपको हम समझाएंगे। तो देखिए बात कर रहे हैं चौथा कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था, तो ये 1765 से 1772 तक चला था। मगर ध्यान रखेंगे कि जब 1765 में बंगाल का द्वैध शासन लगाया गया था, उस समय गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि 1772 में जब हटाया गया उस समय गवर्नर कौन रहेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स रहेगा। और ये जो बंगाल में द्वैध शासन है वो इलाहाबाद की संधि के तहत लगाया गया था, इतना याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन बना था? आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हैदराबाद का जो निजाम था, इसको बनाया गया था 1798 में, सहायक संधि को का गुलाम यानी कि सहायक संधि के अंतर्गत लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एक अवध दिख रहा होगा। अवध को कब किया गया सहायक संधि के तहत? 1801 ईस्वी में। मैसूर को कब किया गया? मैसूर को किया गया था 1799 में, ठीक है। और कर्नाटक उस समय कुछ था नहीं, मतलब कि उस समय सहायक संधि से उसका कोई संबंध नहीं है। छठा जो प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का अगर शासनकाल की बात करें तो 1856 से 1862 रहेगा। यहीं पर और देख लीजिए, आपको एक मिलेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल है 1813 से 1823 रहेगा।
लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1807 से 1813 रहेगा, और लॉर्ड कर्जन की अगर बात किया जाए तो 1899 से 1905 तक रहेगा। सातवां प्रश्न हमारा कि तीसरे ओंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? तो कौन सा संधि रहेगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध के समय, जो कि 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब किया जाता है? 1784 में किया जाता है ना। जो ओंगल मैसूर युद्ध है उसके साथ 3 युद्ध होता है। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। आठवां प्रश्न हमारा कि राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है हमारा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था कौन शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। जब भी कहेगा तो रेल, डाक और तार, ये 3 चीज आपको कौन शुरू करेगा? तो लॉर्ड डलहौजी करेगा। जिनके भी तरफ से कुछ ये उसी समय 1854 के आसपास में किया गया था। चलिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक का जीवनी कौन लिखा था? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर करेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, ये 3 लोग जो है हैदराबाद लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है, आंसर करेंगे। नहीं, जो भी ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं उनका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। ठीक है, खाली गुरु नानक का देख करके मत जाइए। गुरु नानक पहला थे, मगर यहाँ पर सीक्वेंस पूछा है, इसलिए अमरदास, रामदास, अर्जुनदास देव, उसके बाद तेग बहादुर। हाँ, पांचवा तेग बहादुर, नौवां। चलिए, अगला है सुगौली की संधि। हाँ, सुगौली की संधि जो 1816 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? ईस्ट इंडियन कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध के समय। जी। प्रश्न है 18 नंबर की हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? कौन सा हड़प नीति के अंतर्गत था? झांसी, नागपुर और सतारा। ये ऑप्शन से देख करके बनाएंगे। झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और सतारा को 1848 में। 19 नंबर प्रश्न है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल। ठगी प्रथा से संबंधित कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमैन की सहायता से। प्रश्न है बोडियार किसके शासक थे? बोडियार कहाँ का शासक था? मैसूर रियासत का बोडियार शासक हुआ करता था। सारे लोग आंसर करते रहेंगे, चुप्पी मत बना के रखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया कब?
1798 नहीं, 1758 58 ईस्वी में बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। हाँ, और ध्यान दीजिएगा ये बंगाल का गवर्नर बन रहा, ठीक है, इस 58 होगा। ध्यान से सुनिए होता क्या है। 1757 में ये बंगाल का गवर्नर बनता है। 1757 से 1760 के बीच में ये 2 बार कार्यकाल करता है क्लाइव। तो 1757 के बाद 1758 में बंगाल का गवर्नर बन जाता है। उसके बाद जो है ये 1760 तक रहेगा। उसके बाद दोबारा ये आता है 1765 में और 1767 तक रहता है। 2 बार रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का तो विलियम बेंटिक था 1828 से 1835 के बीच तक। और यहाँ ध्यान रखेंगे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। अगर यही प्रश्न घुमा करके पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो क्या होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए आगे, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था द्वैध शासन को। प्रश्न है हमारा 25वां कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। मराठा ने किया था सबसे ज्यादा विरोध। हाँ, 26वां प्रश्न है पलासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में है अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि। पलासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक रास्ता खुल गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 27वां है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य क्या है तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए सुदृढ़ करना। 28वां प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बढ़िया प्रश्न है। अवध को, और कब मिलाया था 1856 के तहत मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, गुरु अर्जुन देव ने। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है, कौन सा चार्टर से। आधुनिक शिक्षा 1835 का मैकाले का जो आया था अधिनियम, उससे 1835 के अधिनियम से। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा। 31 का सही आंसर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। यहाँ पर देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक और वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक। बाकी जो बेंसिन टॉट और कार्टियर है ये थोड़े थोड़े समय के लिए आया था, ठीक है, कुछ कुछ महीनों के लिए आया था, इसलिए इसका चर्चा हमारे लिए कहीं पर जल्दी नहीं मिलता है। आइए 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न 33 कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में हो जाएगा और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक रहता है। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का हुआ गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया। डाक टिकट शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी। अभी पीछे बताए थे रेल, डाक और तार, ये तीनों कौन करेगा तो डलहौजी करेगा। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो सती बेटी ठगी गई, एक ट्रिक, हाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, सती बेटी ठगी गई, तो इसमें सती प्रथा हो जाएगा, बेटी से बेंटिक हो जाएगा और ठगी से आपका ठगी प्रथा हो जाएगा। अगला है 37, कौन सा 1800 ये ठगी प्रथा 1830 के आसपास में, ठीक है 1830 के आसपास।
और विलियम बेंटी का जो संबंध था वो 1828 से 1835 तक ये शासन किया था। प्रश्न है 36 के निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सादत खां या बुरहान उल मुल्क। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजियों से पराजित हुआ? 37 का आंसर करेंगे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। 38वां है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। कहीं कहीं पर ही आपको आलमगीर द्वितीय लिखा हुआ ही मिलेगा। देखेंगे, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बढ़िया प्रश्न, इसको ध्यान से आंसर करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ये 1773 नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा ये, ठीक है, 1773 से 1785। अगला जो है नवाब सिर, चलिए आगे। 40 नंबर प्रश्न है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? 40 का आंसर करेंगे। तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया इसलिए। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? तो मोहनलाल और मीर मदान, ये दो लोग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 41 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। 42वां है कि काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटा था? काल कोठरी तो कलकत्ता में। काल कोठरी घटना कब हुआ था? 1756, 20 जून 1756 को हुआ था, ठीक है। 43वां है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? किसका कथन है? नवीन चंद्र सेन का, ऑप्शन नंबर ए। 44वां है कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को यानी कि द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? डाकुओं की राज्य की संज्ञा किसने दिया है? के.एम. पनिकर ने दिया। और देखिएगा यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है कि डाकुओं का राज्य का काल क्या कहलाता है? तो 1765 से 1772, ठीक है, जो कि द्वैध शासन के काल को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में लगाया जाएगा और वॉरेन हेस्टिंग के समय में हटाया जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। 46 है कि इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था, मोहम्मद रजा खां को। 46 का ऑप्शन नंबर ए। अगला जो हमारा प्रश्न है 47 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा सितावला। हाँ, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था शाह शुजा से प्राप्त किया था। 49वां प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, कब? मतलब कौन? आयरकुट ने। सर आयरकुट ने ब्रिटिश जनरल था जो कि हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? सोच के बताएंगे। 1781 में। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे महाराजा रंजीत सिंह के। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस धर्म से, मतलब किस संप्रदाय से? सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय और शुक्र चकिया मिशन। चलिए जल्दी से 2-4 क्वेश्चन पीछे वाला ले रहे हैं। 50 तक हम लोग का कंप्लीट हुआ है ना, 5 क्वेश्चन हम पीछे से पूछेंगे जो 50 तक हुआ है उसका सही से आंसर कीजिएगा। बताएंगे कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। दूसरा बताएंगे कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया?
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तीसरा बताएंगे कि बोडियार जो है कहाँ के ये शासक था, मैसूर रियासत के शासक था। हाँ, चौथा बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, आंसर करेंगे हेस्टिंग था। और उसके बाद एक बताएंगे कि कालकोठरी का घटना जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलकाता। हाँ, जो ध्यान से सुनेंगे उनको याद रहेगा, बाकी इधर उधर करते रहिएगा म्यूट हो करके, तो उनका जिम्मेदारी आपका है। बीच बीच में हम पर्सनली भी जिनसे भी मन करेगा उनसे पूछ लेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, बीच बीच में हम पर्सनली पूछेंगे सबसे। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूरा ऑप्शन पढ़िए उसमें दिखेगा। तो अगर देखा जाए तो कहता है सबसे पहला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संदेही प्रणाली, यह भी ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, क्या ये सही है? वेलेजली जो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था ये किसके समय में हुआ था, वेलेजली के समय में हुआ था, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है लॉर्ड बेंटिंक जो कि 1829 का 17वां रेगुलेशन के तहत लॉर्ड बेंटिक आया था। तो 51 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था, किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। और इसी कारण किसने मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव को? जहांगीर ने मरवाया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। 53 नंबर कहता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, क्या था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, 1764। अगला है 54 नंबर की 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंध है, अभी पढ़े थे हम लोग, शुकर चकिया मिसल से। अगला प्रश्न है 56वां कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को किसने लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल जिसने मैसूर के राज्य को प्रशासन में लिया कुशासन के आधार पर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम करेगा, ऑप्शन नंबर डी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा प्रसिद्ध माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के कारण। नांदेड़ कहाँ पर स्थित है? नांदेड़ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। चलिए 59 है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799 में चौथा अंगल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम में। हाँ, प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ था ब्लैक होल? 1756 20 जून को। आगे है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 62 नंबर गुरु गोविंद सिंह। 63वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? पलासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है? तमिलनाडु का एक नगर है डिंडीगुल, ठीक है। हाँ, 65वां है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम वायसराय की स्थापना की गई? कलकत्ता में प्रथम वायसराय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट
वारेन हेस्टिंग के समय में पिट्स एक्ट 1784 में पारित किया गया। अगला जो प्रश्न है 69 कि निम्न में से कौन से युग में सुमेलित नहीं, एक तरफ है अवधि, दूसरी तरफ है युद्ध, सही सुमेलित है जो बताना है ना जी। हाँ, तो देखिए 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या कहता है कि पहले एक करके ऑप्शन देखिए। 1767 से 69 प्रथम मंगोल मराठा युद्ध, ये सही है, मतलब गलत है। उसके बाद है 1790 से 92 तीसरा मैसूर युद्ध जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है, ये सही है। उसके बाद 1824 से 26 में जो है वो प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध, ये गलत है। उसके बाद 1845 से 46 में द्वितीय मंगोल सिख युद्ध हुआ था, ये सही है। यानी कि ऑप्शन एक मिनट 2 और 3 सही होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा और तीसरा सही है, इसको सुधार कर लेंगे और पुनः हम बोल रहे हैं, ठीक है। 1790-92 में तीसरा मैसूर युद्ध सही है और 1824-26 में प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध, ये दोनों सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, यानी कि पहला कथन क्या कहता है 70 का कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ठीक है। और तीसरा कहता है गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी, यह भी ठीक है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, पहला गलत है। हाँ, अगला जो प्रश्न है 71 कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार करना है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम किसको मिलाएंगे, सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी को मिलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। कौन करेगा, टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए, चलिए 73 है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में, डलहौजी के समय में हुआ था। हाँ, 74 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट में आंसर चुनना। तो देखिए सुमेलित कीजिए क्या होता है। 1775 में क्या होगा, प्रथम मंगोल मराठा युद्ध। 1780 में क्या होगा, दूसरा मंगोल मैसूर युद्ध। 1824 में क्या होगा, प्रथम मंगोल अफगान युद्ध। 1848 में क्या होगा, प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसका, हाँ सॉरी 1838 में प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। 1775 में प्रथम मंगोल मराठा युद्ध, 1780 में दूसरा मंगोल मैसूर युद्ध, 1824 में आपका प्रथम मंगोल अफगान युद्ध और 1838 में प्रथम मंगोल बर्मा युद्ध। आइए 1775, ठागों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है। 1830 में किया था कर्नल स्लीमैन, विलियम बेंटिक के समय में किया था। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक है और दूसरी तरफ उपाधि या उपनाम है। हाँ, ठीक है, चलिए तो इसमें जो है सब सीधा सीधा है कि बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहेंगे, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और बहादुर शाह जफर को द्वितीय को जफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये याद रखिएगा उपाधि, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। 77 नंबर देखेंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठता था। मुअज्जम किसके नाम से बैठा था, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। मुअज्जम जो बैठा था बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। 78 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था। जहांदार शाह, जुल्फिकार खान। हाँ, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो है जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर अब बैठा, मगर उसकी सहायता कौन किया था, तो जुल्फिकार खान ने किया था। 79 है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो फर्रुखसियर किसके सहयोग से, तो
सैयद बंधु के सहयोग से बना। अगला है 80 की द्वीप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधु को, है ना। अगला है 81 की सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया, हत्या कर दिया था? फर्रुखसियर को हत्या किया था। बाकी सब भोज खाए आए हैं कहा कि थरिया लेके बैठ गए, मिलेगा तो ठीक है, हाँ? सुन रहे हैं तो सुनवे कीजिएगा कि खाली बोलवो कीजिएगा। चलिए 82 देखेंगे। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक साथ 2-3 प्रश्न क्लियर होगा इसमें। फर्रुखसियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह। हाँ, ये चारों को शासन बनाया था, ठीक है। फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह, ये सभी को सैयद बंधु ने बादशाह बनाया था। 83 है कि सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधु का जो पतन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोहम्मद शाह। चलिए आगे देखिए 84 क्या कहता है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था रोशन अख्तर। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र हुआ था किसके समय में? तो मोहम्मद रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ, वो था रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। 87 है कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के समय मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किया था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में किया था। प्रश्न है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर किसका नाम है? शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर। रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का। आगे देखेंगे 90 नंबर। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी, नबीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? कौन सा? शाह आलम द्वितीय। हाँ, चलिए आगे 100 नंबर क्वेश्चन होने के बाद पर्सनली 4-5 लोग से 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा, बता दे रहे पहले। 91 नंबर देखेंगे। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली हुए यार में? ठीक है, ये कथन किसका है? तो बहादुर शाह दूसरा का, यानी कि जफर का, ठीक है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला है 93, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है संस्थापक। तो बंगाल, बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां 1713 में। फर्रुखाबाद का संस्थापक मोहम्मद खां बंगशाह 1714 में। कर्नाटक का संस्थापक सदाउद्दौला खां 1720। अवध का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सदावत खां बुरहानुल मुल्क, यानी कि 1722 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली जफर खां, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश, कर्नाटक सादतुल्ला खां, अवध मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। चलिए 94 देखेंगे, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। हैदराबाद, हैदराबाद का संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिलिज खां या निजामु मुल्क। रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खां 1727। भरतपुर का संस्थापक बदनसी 1740। मैसूर का संस्थापक हैदर अली 1761।
फिर से बोल रहे हैं, हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने या चिनकिलिज खां ने, रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां ने, भरतपुर की स्थापना बदन सिंह ने और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। चलिए आगे आइए, कहाँ गया 95। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? नवाब वजीर किसको कहा जाता है? 95 देखेंगे तो अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता है। 96 है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने किया था? चूड़ामन या चूड़ामणि ने किया था। हाँ आगे आइए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान का व्यक्ति कहा था? विद्वान व्यक्ति कौन कहा था? तो सूरजमल ने कहा था कि जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है सूरजमल को। जी, जाट जाति है, राजस्थान के अंतर्गत ज़्यादातर मिलते हैं जाट। जी आगे 98। हाँ बोलिए। चलिए देखेंगे 98। कहता है मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल जो कि 1717 ईस्वी एवं उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है? 98 का आंसर करेंगे तो फारुखसियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिला? तो फारुखसियर से मिला। प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जफर खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? 100 नंबर का आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए तो 100 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम पीछे 2-4 क्वेश्चन जिनसे पूछेंगे वो आंसर करेंगे। हाँ, फिर से 2-4 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताएंगे कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, अगला बताएंगे कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, यानी कि किस शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठगों के दमन के लिए कौन संबंधित है? कर्नल श्रीमैन संबंधित है। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर किसका नाम है? शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, चलिए अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 101 पे। ठीक है, इसी तरह से ध्यान से सुनिएगा, याद रहेगा, नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आइए 101 में, हाँ बिल्कुल करेंगे, और इसमें 2-4 प्रश्न है आगे का, ये पेज खत्म कर देते हैं उसके बाद। आइए, कहता है कि किस मुगल बादशाह ने 1773 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया? कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो 1773 में बिहार की सूबे, हाँ 1733 ओके 1733 में। हाँ आगे है 102 की बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले लेगी? यह कथन किसका है? अलीवर्दी खां का है। हाँ 103 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खां का कथन। अगला है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये किसने कहा था? मीर जाफर खां, अलीवर्दी खां। आंसर इसका सुधार लेंगे, अलीवर्दी खां का है। अगला है 105
कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अंत तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये कथन किसका है? ये अलीवर्दी खां। अगला है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी। अगला है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तो इसका था कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 107 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। आगे के कुछ जो रह गए हैं उसको कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लगभग 70